दोस्तों आज हम बात करेंगे एक फ्रेंच लीगल ड्रामा फिल्म के बारे में जिसे इस साल 5 ऑस्कर्स के लिए नॉमिनेट किया गया है और इसने बैफ्टा, गोल्डन ग्लोब्स और पाल्म डोर सभी अवार्ड्स अपने नाम किए हैं। इस फिल्म का नाम है एनाटॉमी ऑफ अ फॉल। इसे डायरेक्ट और को राइट किया है जस्टिन ट्रियर ने। आज हम इसकी कहानी के बारे में जानेंगे। ऐसी ही और दिलचस्प मूवीज के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमन और आप देख रहे हैं सिनेमैटिक ज्ञान। लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों फिल्म ग्रेनोबल के पास पहाड़ों में आइसोलेटेड एरिया में लोकेटेड एक घर में शुरू होती है। यहाँ जर्मन नॉवेलिस्ट सैंड्रा वॉइटर जो सॉलिडोर नाम की एक यंग वुमन के साथ अपनी बुक के बारे में एक इंटरव्यू करने की कोशिश कर रही है। उसका विजुअली इम्पेयर्ड बेटा डैनियल अपने डॉग स्नूप को नहला रहा है। इसी वक्त एटिक में सैंड्रा के हस्बैंड सैमुअल मेलिस्की ने अमेरिकन रैपर 50 सेंट का PIMP प्ले किया हुआ है। बहुत तेज वॉल्यूम होने की वजह से सैंड्रा और जो को इंटरव्यू पोस्टपोन करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। वो जो को कहती है कि वो ग्रेनोबल आके उसे कॉल करेगी और वो अपना इंटरव्यू वहीं पूरा करेंगे। जब जो वहां से जा रही होती है तब डैनियल अपने गाइड यानी स्नूप के साथ वॉक के लिए निकलता है। जब वो वापस लौटा तो डैनियल ने सैमुअल को गिरने के बाद मरा हुआ पाया। उसके सर से बहुत खून बह चुका है, जबकि उसका म्यूजिक अभी भी उतना ही तेज चल रहा है जितना पहले चल रहा था। डैनियल रोने लगता है और सैंड्रा को बुलाता है जो फौरन मदद बुलाती है। सैमुअल की ऑटोप्सी के बाद ये सामने आता है कि उसके सर के लेफ्ट साइड पे एक बड़ी चोट है और उसकी डेथ का कॉज हेड ट्रॉमा है। लेकिन ये जानना कि ये एक्सीडेंट था या डेलिब्रेट, इसका पता लगाना जरूरी है। सब इन्फॉर्मेशन के बाद सैंड्रा अपने लॉयर फ्रेंड विंसेंट रेंजी से कांटेक्ट करती है। वो उनके घर पहुंचता है जहां सैंड्रा उसे गिरने से पहले के इवेंट्स के बारे में बताती है, जिसमें यह भी शामिल है कि डैनियल का चिल्लाना सुनने से पहले कैसे वो कान में ईयर प्लग लगाकर सो रही थी। विंसेंट की थ्योरी का मानना है कि सैमुअल एटिक की विंडो से बाहर गिर गया और जमीन से टकराने से पहले उसका सर शेड की रूफ से टकराया। उसने थोड़ा क्रॉल किया और कुछ ब्लड के छींटे स्नो पर गिर गए, पर ये 100% कन्विंसिंग नहीं है। विंसेंट ने सैंड्रा की आर्म पर एक चोट का निशान भी देखा, जिसके बारे में सैंड्रा का कहना है कि ये उसके किचन काउंटर टॉप से टकराने की वजह से आई है। लेकिन उसने नोट किया कि कोर्ट में ऐसा लगेगा कि ये सैमुअल के साथ उसके फिजिकल स्ट्रगल की वजह से हुआ है। उसने आगे कहा कि कोई भी इस बात पर कतई विश्वास नहीं करेगा कि सैमुअल एक्सीडेंटली गिर गया। वो उसे रोक के कहती है कि उसने सैमुअल को नहीं मारा। विंसेंट समझाता है कि पॉइंट ये है ही नहीं, असल में इसकी तह तक पहुंचने के लिए इस इंसिडेंट को कुछ कंक्लूजन देना जरूरी है। इसलिए विंसेंट यहाँ सुसाइड की पॉसिबिलिटी के बारे में सोचता है। सैंड्रा को यह बात हजम नहीं हो रही कि वो डैनियल के रहते ऐसा कर सकता है। विंसेंट वहां से चला जाता है। सैंड्रा ने बाद में विंसेंट से कांटेक्ट करके उसको बताया कि सैमुअल ने 6 महीने पहले एंटी डिप्रेसेंट्स खत्म होने के बाद एस्प्रिन की ओवरडोज लेने की कोशिश की थी और फिर उसे उल्टी हुई, जिससे सैंड्रा को यह बात पता चली और अब सैंड्रा को भी लगता है कि ये सुसाइड अटेम्प्ट हो सकता है। डैनियल अभी भी अपने फादर को खोने का गम मना रहा है। उसे जज हार्वियर से बात करने के लिए लाया जाता है कि उसने वॉक पर जाने से पहले अपने पेरेंट्स के बीच क्या देखा था। उसका दावा है कि तेज म्यूजिक के बावजूद उसने उन्हें बात करते सुना था। इन्वेस्टिगेटर्स सैमुअल के म्यूजिक को उसी वॉल्यूम में चलाने की कोशिश करने के लिए उसके घर पहुंचते हैं और ये देखने की कोशिश करते हैं कि क्या सैंड्रा को इस वॉल्यूम में भी चिल्लाते हुए सुना जा सकता है या नहीं। इसका रिजल्ट ये निकलता है कि डैनियल ने एडमिट किया कि उसकी पिछली कुछ इन्फॉर्मेशंस मिक्स्ड अप हो गई थी, क्योंकि उसे ये याद ही नहीं था कि वो एग्जैक्टली उस वक्त किधर खड़ा था जब ये सब हुआ। कुछ देर बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हमें पता चलता है कि सैंड्रा को इंडाइट किया गया है 3 अहम एविडेंसेस के चलते। पहला, ऑटोप्सी में सैमुअल के सर का घाव जो गिरने से पहले कहीं सर टकराने या किसी और वजह से आया हो सकता है। दूसरा, एक ब्लड स्पैटर का एविडेंस जिसके बारे में विंसेंट भी डाउटफुल था। और इसके अलावा सैमुअल की सैंड्रा और उसके मरने से एक दिन पहले के आर्ग्यूमेंट की रिकॉर्डिंग, जिससे सैमुअल ने अपनी USB की में सेव करके रखा था। ये सब चीजें सैंड्रा को दोषी ठहराए जाने के नजदीक ले जाती हैं। सैंड्रा डैनियल को सपोर्ट करने की हर पॉसिबल कोशिश करती है। डैनियल खुद को शांत रखने के लिए अक्सर पियानो भी प्ले करता है।
ट्रायल में सैंड्रा को डैनियल से अलग रखने की बात की जाती है क्योंकि वो यहाँ एक लौता विटनेस है और उसे किसी भी तरह इन्फ्लुएंस नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन डिफेंस इस बात के सख्त खिलाफ है क्योंकि वो बस एक बच्चा है। यही हमें पता चलता है कि 4 साल की उम्र में उसका एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से वो विजुअली इम्पेयर्ड हो गया। उसका बचपन बहुत ट्रॉमेटाइज रहा है, इसलिए कोर्ट उनके साथ रहने के लिए मान जाता है। घर जाते वक्त विंसेंट सैंड्रा से कहता है कि अगर उसे रिकॉर्डिंग के बारे में पता नहीं भी था तो उसे एक दिन पहले की लड़ाई के बारे में तो जरूर बताना चाहिए था। सैंड्रा के अकॉर्डिंग वो रिकॉर्डिंग बस वॉइसेस हैं, ना कि एक ठोस एविडेंस। सैमुअल जबरदस्ती उसे लंदन से ये कह के लाया था कि वहाँ बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज होंगी, पैसा होगा वगैरह वगैरह। सैंड्रा और डैनियल को मार्ज बर्जर नाम की एक औरत से मिलवाया जाता है जिसे ये मेक श्योर करने के लिए भेजा गया था कि सैंड्रा और डैनियल अच्छे से रह रहे हैं या नहीं और कोई भी अपकमिंग ट्रायल में डैनियल की गवाही को इन्फ्लुएंस ना करे। बाद में सैंड्रा ने विंसेंट को सैमुअल के साथ अपनी हिस्ट्री के बारे में बताते हुए कहा कि उनकी रिलेशनशिप की शुरुआत बहुत अच्छी थी। वो दोनों खुश थे, एक दूसरे को समझते थे। वो एक अच्छा टीचर था, वो कुछ लिखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन डैनियल के एक्सीडेंट के बाद ये सब चीजें बदल गईं। इसके लिए सैमुअल खुद को गिल्टी मानने लगा और उसने एंटी डिप्रेसेंट्स लेना शुरू कर दिया। 1 साल गुजर जाता है, ट्रायल अब भी चल रहा है। कोर्ट में जो और सैंड्रा के स्टार्टिंग में दिखाए गए इंटरव्यू की ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनने के बाद प्रोसिक्यूटर सबसे पहले जो से इंसिडेंट के दिन सैंड्रा के साथ उसकी मुलाकात के बारे में बात करता है, जहां वो ये पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि क्या सैंड्रा ने जो को सेड्यूस करने की कोशिश की थी, क्योंकि कोर्ट में ये मेंशन किया गया है कि सैंड्रा बाइसेक्सुअल है और उसका सैमुअल की डेथ से पहले किसी दूसरी औरत के साथ अफेयर था, लेकिन जो क्लियर है कि वो सेड्यूस नहीं थी। इस दौरान डैनियल की शुरू में बनाई वीडियो भी कोर्ट में दिखाई जाती है और यहाँ भी डैनियल एक्सेप्ट करता है कि माइंड में इंसिडेंट्स मिक्स्ड अप हो गए थे और उसके साइकेट्रिस्ट का भी कहना है कि ऐसे शॉक्ड मोमेंट के बाद ये होना पॉसिबल है। प्रोसिक्यूटर का आर्ग्यूमेंट है कि सैमुअल अपने म्यूजिक को सैंड्रा के एक अट्रैक्टिव यंग वुमन को एंटरटेन करने पर नाराजगी की तरह ब्लास्ट कर रहा था, जिसकी वजह से एक बहस हुई और बहस के बाद जो हुआ और वो 3 ब्लड स्प्लैटर वुडशेड पर क्यों आए, उन्होंने ये एक विजुअल री इनैक्ट के जरिए समझाने की कोशिश की। और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग उस आर्ग्यूमेंट के बाद रेज में सैंड्रा ने सैमुअल को एक ब्लंट ऑब्जेक्ट से मारा होगा। इसका रिजल्ट ये हुआ कि वो एटिक की खिड़की से बाहर गिर गया और उनके अकॉर्डिंग यही इसका एक पॉसिबल एक्सप्लेनेशन है। जबकि सैंड्रा की डिफेंस टीम एक डमी डिमॉन्स्ट्रेशन और मिनिएचर हाउस के जरिए दूसरी थ्योरी सामने रखती है, जिसमें उनका आर्ग्यूमेंट है कि सैमुअल पर अटैक होना इम्प्रॉबेबल यानी असंभव सिचुएशन है, बल्कि उसका वहां से गिरना महज एक एक्सीडेंट था। जज डैनियल को अपने चेंबर में बुलाकर उसे कल की हियरिंग में आने से मना करती है, क्योंकि यहाँ कई ऐसी बातें निकलेंगी और इस तरह से निकलेंगी कि शायद उसके लिए ये सुनना ठीक नहीं होगा। उसके लाख समझाने के बावजूद भी डैनियल हियरिंग में प्रेजेंट रहने के लिए इंसिस्ट करता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो सब चीज़ें सुन सकता है। अगले दिन सैमुअल के साइकेट्रिस्ट डॉक्टर जमाल को गवाही के लिए बुलाया गया, जिससे सैमुअल के ओवरडोज का मामला सामने आ जाता है। सैंड्रा उस दिन जो हुआ उसे प्रिसाइजली कोर्ट के सामने रखती है। वो ये भी बताती है कि वो बहुत अच्छा लिखता था, लेकिन एक्सीडेंट के बाद जैसे उसे आइडियाज ही आने बंद हो गए। मान चुका था कि अब वो दोबारा नहीं लिख पाएगा, जिसकी वजह से उसे एक कायर की तरह फील हो रहा था। उसने यहाँ ये भी कहा कि सैमुअल ने उसे गोलियां लेने का आदी बनाने के लिए जमाल को ही दोषी ठहराया था। डैनियल के एक्सीडेंट और सैंड्रा द्वारा इसके लिए सैमुअल को ब्लेम करने का सब्जेक्ट भी यहाँ दोहराया जाता है, क्योंकि जमाल का दावा है कि सैंड्रा के ब्लेम की वजह से सैमुअल ने अपनी राइटिंग के पैशन को छोड़ दिया था। सैंड्रा अपने डिफेंस में कहती है कि जो डॉक्टर कह रहा है वो हमारी सिचुएशन का महज एक छोटा सा हिस्सा है, पर इसके जरिए वो मुझे नहीं बता सकता कि सैमुअल रियल में कैसा था। फिर वो कोर्ट में एक्सेप्ट करती है कि उसने अपने हस्बैंड को अपनी नाकामयाबी का बर्डन अपने बच्चे पर थोपने से बिल्कुल रोका था। ऐसा लगता है कि ट्रायल का स्ट्रेस सैंड्रा और विंसेंट की फ्रेंडशिप को अफेक्ट कर रहा है, क्योंकि वो विश्वास करना चाहता है कि वो निर्दोष है, लेकिन अनबायस्ड भी रहना चाहता है। इसी तरह सैंड्रा डैनियल को ये विश्वास दिलाने की कोशिश करती है कि उसने उसके फादर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। वो दोनों वाकई सोलमेट्स थे और जो कुछ भी वो फिलहाल कोर्ट में सुन रहा है वो पूरी तरह सच नहीं है। ट्रायल के अगले दिन सैंड्रा और सैमुअल के आर्गुमेंट की रिकॉर्डिंग चलाई जाती है, लेकिन ऑडियंस के सामने इसे विजुअल्स की तरह ही दिखाया जाता है। सैमुअल ने सैंड्रा पर उसकी जिंदगी पर कंट्रोल करने
और हर चीज पर अपना इन्फ्लुएंस डालने का आरोप लगाया, जिससे ऐसा लगता है कि ये सैंड्रा की गलती है कि सैमुअल ने अपने ड्रीम्स को छोड़ दिया, और यहाँ तक कि उसने सैंड्रा पर उसकी किताबों के लिए प्लेजरिज्म का भी आरोप लगाया। वो उसे ये भी बताता है कि लंबे वक्त से उनकी शादी में कोई स्पार्क नहीं है। वो लैंग्वेज में, रहन सहन में, प्रोफेशन में, यहाँ तक कि सेक्स में भी उनकी लाइफ को लीड करती है। सैमुअल के अकॉर्डिंग उनकी जिंदगी बस सैंड्रा के अराउंड ही घूमती है। वो उसे चीट भी कर चुकी है। वहीं सैंड्रा का कहना है कि वो सैमुअल के होम टाउन में रह रही है और उसने खुद डैनियल को होम स्कूलिंग देने का फैसला लिया था सैंड्रा के समझाने के बाद भी, और अब वो विक्टिम बनके हर चीज का ब्लेम सैंड्रा पर डाल रहा है। ये आर्गुमेंट बहुत ज्यादा लंबा चलता है और ये बहस एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच जाती है जहां सैंड्रा सैमुअल पर भड़क उठती है और कहती है कि वो उसकी जिंदगी में अब जहां है इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। सीन कोर्ट में वापस आ जाता है। हमें ग्लास शैटरिंग, हिटिंग साउंड और सैमुअल के कराहने जैसी कई वॉयलेंट वॉइसेस सुनाई देती हैं, जिसका मतलब कोर्ट में ये निकलता है कि सैंड्रा ने उसे मारा था। ये रिकॉर्डिंग उनके घर की इन्वेस्टिगेशन के दौरान बरामद हुई थी। इसमें सैंड्रा की इनफिडेलिटी का साफ साफ जिक्र है और उसके वॉयलेंट होने का भी। विंसेंट के कहने पे सैंड्रा आखिर में सुनाई दिए साउंड्स को इलैबोरेट करते हुए बताती है कि पहले उसने एक वाइन ग्लास दीवार पर फेंका था, फिर उसने सैमुअल को थप्पड़ मारा, फिर वो एक्सेप्ट करती है कि उसकी आर्म पर चोट सैमुअल के उसे जोर से पकड़े जाने की वजह से लगी है, ना कि किचन काउंटर टॉप से टकराने की वजह से। इसके बाद सैमुअल खुद को मार रहा था ताकि ऐसा लगे कि वो उसे अब्यूज कर रही थी, लेकिन उस वक्त वो असल में वॉल पर पंच कर रहा था, जो पहले भी वो कर चुका था, और उसकी उंगली इस वजह से फ्रैक्चर भी हुई थी। प्रोसिक्यूटर सैंड्रा की इनफिडेलिटी के बारे में डिटेल जानने के बाद उसकी लिखी किताबों में से एक को सामने लाता है, जहां एक कैरेक्टर मर्डर करने के थॉट्स पर डिस्कशन करता है। ये आर्गुमेंट देते हुए क्योंकि सैंड्रा ने पहले खुद ही दावा किया था कि किताबें रियल लाइफ से इंस्पायर्ड होती हैं, जैसे कि पहली में उसकी माँ की मौत का जिक्र था, दूसरी उसके फादर के बारे में थी, और तीसरी लूजली उसके बेटे के एक्सीडेंट के बारे में थी। ये सभी चीजें उसकी रियल लाइफ से ली गई थी। ये मर्डर के लिए उसके मकसद का एक हिस्सा भी हो सकता है। डिफेंस टीम किताब को छोड़ के फैक्ट्स पर फोकस करने के लिए कहती है। बदले में सैंड्रा का आर्गुमेंट है कि लड़ाई की रिकॉर्डिंग और किताब में उसने जो कुछ भी लिखा है वो उसके अपने कैरेक्टर को जज करने के लिए इनफ नहीं है। इधर विंसेंट चीजें सैंड्रा की तरफ मोड़ने के लिए सैमुअल के लास्ट 1 ईयर पर नजर डाल के उसका स्टेट ऑफ माइंड कोर्ट के सामने रखता है। उसके ऊपर कर्जा था, उसे टीचिंग के पैसों की जरूरत थी, लेकिन वो टीचिंग छोड़ के लिखना चाहता था, इसलिए वो अपने होम टाउन आ गया। लेकिन एट द एंड वो अपनी इन सभी चीजों में ट्रैप हो गया और ऊपर से उसके बेटे का एक्सीडेंट हो गया। उसकी अनपब्लिश्ड राइटिंग्स और वाइफ की लगातार सक्सेस वो इन सभी चीजों के तले धंसा हुआ था। इसलिए लास्ट में उसका सामना उसकी करती शादी से नहीं बल्कि उसके खुद के फेलियर से हुआ, जो वो बर्दाश्त नहीं कर पाया। फाइनली ये दिन जज के ये कहने पर खत्म होता है कि डैनियल अगले मंडे को अपनी गवाही देगा और इस वीकेंड में कोई भी उसकी टेस्टिमनी के बारे में कुछ नहीं पूछेगा। मिस मार्ज इस बात का खास ख्याल रखेंगी। डैनियल इसकी तैयारी के लिए अकेले रहने को कहता है, इसलिए सैंड्रा विंसेंट के साथ चली जाती है। घर पर डैनियल अपनी माँ की बताई एस्पिरिन वाली कहानी का इफेक्ट टेस्ट करने के लिए स्नूप को एस्पिरिन की नियर लोथल डोज दे देता है और फिर उसे उल्टी करने और बेहतर महसूस करवाने के लिए मार्ज की मदद लेता है। रोते हुए डैनियल बताता है कि उसे नहीं पता था कि उसके फादर ने सुसाइड की कोशिश की थी। वो एक बात याद करता है, जब स्नूप बीमार हुआ था तब वो सिर्फ सोता था और पानी पीता रहता था। शायद तब उसने सैमुअल की उल्टी का कुछ हिस्सा खाया होगा जिसमें सैमुअल की इंजेस्टेड एस्पिरिन भी थी, और आज भी वो सेम वैसा ही कर रहा है। मार्ज डैनियल को शांत करने और उसके फैक्ट्स को साफ करने में मदद करने की कोशिश करती है, जबकि सैंड्रा एक होटल के कमरे में बैठकर अपने ट्रायल की न्यूज रिपोर्ट देख रही है। डैनियल बाद में अपनी गवाही देने जाता है। वो एक मेमोरी को रिकॉल करता है जिसमें वो और सैमुअल स्नूप को वेट के पास ले जा रहे थे और सैमुअल ने डैनियल से डेथ के सब्जेक्ट पर डिस्कशन की थी। डैनियल ने इसे इस तरह इंटरप्रेट किया कि उसके फादर पोटेंशियली अपने सुसाइडल थॉट्स को ही उस कॉन्वर्जेशन में प्रोजेक्ट कर रहे थे। डैनियल ने कंक्लूजन निकाला कि अगर उसके फादर का सैंड्रा के हाथों वायलेंट एंड हुआ है तो उसे ये समझ नहीं आता, लेकिन अगर सैमुअल ने असल में सुसाइड की है तो उसे इस बात पर विश्वास हो जाएगा। इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए इवेंचुअली सैंड्रा को नॉन गिल्टी करार दिया जाता है। वो विंसेंट के साथ एक सेलिब्रेटरी डिनर के लिए बाहर जाती है।
जहां वो एडमिट करती है। उसने सोचा था कि वो उससे कहीं ज्यादा राहत महसूस करेगी जितना वो अभी कर रही है। सैंड्रा बाद में डैनियल के पास घर लौटती है, जो एक्सेप्ट करता है कि वो उसके घर लौटने से डर गया था, और सैंड्रा का कहना है कि वो भी डरी हुई थी कि उसे वापस घर आना है। बिस्तर पर जाने से पहले दोनों गले मिले। बाहर निकल के सैंड्रा ने आखिरी बार अपनी और सैमुअल की तस्वीर देखी। इसके बाद स्नूप सैंड्रा के साथ सोफे पर कूद जाता है और वो उससे लिपट के सो जाती है, और इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है।